बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और आज 4 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने लगे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो देखते हैं कौन से टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे जी बिलावल भुट्टो की ही, कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पाकिस्तान का मिशन इस टाइम पे लीड कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या वो इसमें कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। कल वो जो है आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद थे और आज वो वाशिंगटन आए हैं, तो वहाँ पे उनकी कुछ मसरूफियत रही, इसको डिस्कस करेंगे। इसको काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कस किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 चाइनीज़ जो हैं वो रिसर्चर्स पकड़े हैं, या एक कपल जो है चाइनीज़ पकड़ा है अमेरिका के अंदर। और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि भाई वो कुछ ऐसा जो है एग्रीकल्चर का जो है आप ये कह लें, वो एग्री टेररिज्म करना चाह रहे थे, कि उनसे वो ऐसे रिसर्च कर रहे थे, ऐसे उनके पास चीज़ें मौजूद थी जो कि वो अमेरिका जो है उसका जो एग्रीकल्चर है उसको तबाह करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं क्रिप्टो के, वो जो हैं इस बात पे पूरी उम्मीद है कि भाई उनकी जो है वो ट्रम्प के ऑफिशियल के साथ मुलाकात हुई है, तो वो कोई डील लेने में कामयाब हो जाएंगे अमेरिका से। और अमेरिका के साथ जो है वो एक नई, आप ये कह लें, बायलेटरल जो है वो एग्रीमेंट्स होंगे डिजिटल करेंसी वगैरह को लेके, ये उम्मीद की जा रही है। इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, रिपोर्ट आई है जी कि पाकिस्तान जो है उसकी जो यूरोप को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 7.5 बिलियन डॉलर पे जो है वो पहुंच गई हैं, यानी कि बड़ी हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास के जो दूसरा डेलीगेशन आपको पता है गया हुआ तारिक फातमी साहब के जो है वो अंडर, तो वो जो है उस रशिया मौजूद है, तो वहाँ पे जो है वो रशिया पाकिस्तान जो है वो अ, आपस में रीजनल टाइज वगैरह डिस्कस हुई हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पे इंडिया का जो पहलू है उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको पता है कि जो एलॉन मस्क साहब हैं, उन्होंने जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा है, तो जो अभी बिल ट्रम्प साहब ने पास किया था उसके ऊपर उन्होंने फ़ौरन से तनकीद कर दी है। तो वो जो बड़े याराने थे, बड़ी दोस्ती थी, बड़े चर्चे थे मेगा के कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे अगेन, तो वो कहानी हमें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो ईरान है, उनके जो इमाम साहब हैं, इमाम ख़ुमैनी साहब, उन्होंने इनकार कर दिया भाई यूएस के प्रपोजल्स मानने से। उन्होंने कहा भाई जो करना है कर लो, हम जो है वो अपनी जो सिविलियन पर्पसेस के लिए यूरेनियम के एनरिचमेंट है उसको जारी रखेंगे, हम इसके अगेंस्ट आएंगे। ठीक है, कि भाई ये हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, कि हम इस्लाम के नाम के ऊपर बने हैं, और इस्लाम में तो हम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हैं, हम किसी और को नहीं मान सकते। तो इसलिए जो है हम तो ऐसा कुछ नहीं मानेंगे जिसमें अमेरिका की हमें माननी पड़े। हम अमेरिका के खिलाफ ही रेवोल्यूशन लेके आए थे 1979 में। तो कुछ इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो बिलावल साहब हैं, इनके जो डेलीगेशन है उनकी। अब देखें, बिलावल साहब जो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और ये बाकी शीरी मज़ारी भी आपको नज़र आ रही हैं, मुसद्दिक मलिक भी आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के डेलीगेशन यहाँ पे हिना रब्बानी खर भी आपको नज़र आ रही हैं। तो बड़े ही जो है वो खुश होके, सेलिब्रेट होके वहाँ पे जो है पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये जो टूर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि टॉप न्यूज़ इस टाइम पे क्या है, तो मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ आप इसी को ही डिस्कस करें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस टाइम पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कहाँ पे या कैसे जा रही हैं, ये कैसे मैनेज हो रही हैं। गो के इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी 2+2 4 तो हो नहीं सकते, कि आज गए तो कल हमें उसका जो है रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए, इसका टाइम लगेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किस तरह वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, या क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। क्योंकि ये जो पिक्चर है ये अपने आप में बहुत पावरफुल पिक्चर है बिलावल की, जो है वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल के साथ, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पिक्चर्स आपको पता है बहुत अहम होती हैं, किस तरह खिंचवाई जाती हैं, कौन कहाँ पे खड़ा, कौन किस पोजीशन पे खड़ा। जैसे लास्ट मंथ आपने देखा कि भाई जो है वो ट्रम्प साहब सऊदीया आए हुए थे, तो एक साइड पे ट्रम्प खड़े थे, एक साइड पे जो है वो शाम के सदर खड़े थे, और मोहम्मद बिन सलमान खड़े थे। तो ये एक बहुत पावरफुल गेस्चर था। ठीक है, अपनी सोलिडेरिटी शो करने का। तो ये पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको डिस्कस किया जा रहा है इस टाइम पे वाइडली पाकिस्तान और साथ साथ इंडिया के अंदर भी। तो जो बिलावल साहब हैं, वो डेलीगेशन आपको पता है पाकिस्तान ने भेजा हुआ है, वो अब वाशिंगटन पहुंचे हैं। पहले वो न्यूयॉर्क थे। न्यूयॉर्क में क्यों थे? क्योंकि न्यूयॉर्क में यूएन का जो है वो हेडक्वार्टर है, तो वहां पे उन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया इंडिया को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, और दुनिया को बताने की कोशिश की, क्योंकि जब आप यूएन में बोलते हैं तो जाहिर बात है पूरी दुनिया ही सुन रही होती है उसे, क्योंकि चैनल है। तो बेसिकली
यूएन में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने क्या किया, और ये जो सारी वॉर हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कश्मीर की वजह से, इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, किस तरह से हुआ, तो ये सारी बातचीत की गई। गो कि यहाँ पे एक सेटबैक भी हुआ इनकी तरफ से कि इन्होंने क्या किया जी, इनसे जब क्वेश्चंस वगैरह किए गए तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की कि मोदी जो है बेसिकली वो मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है। और मुसलमानों के खिलाफ होने की वजह से इन्होंने कहा कि भाई वो हमारे यानी इंडिया के अंदर भी मुसलमान हैं, उनको भी तंग कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी मुसलमान है, हम तो हमें तंग कर रहा है खामखा में। तो आगे से एक सहाफ़ी ने इनसे क्वेश्चन किया कि भाई जहां तक मेरे इल्म में है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर को तो लीड ही लड़कियां कर रही थी, ठीक है। तो ये बात जो है उन्होंने एक्सेप्ट की है कि ऐसा ही है, और जो लड़कियां कर रही थी वो कौन थी, वो मुसलमान थी। तो यहाँ पे इन्हें एक सेटबैक का सामना करना पड़ा है, जिसके अंदर इंडिया में इनको काफी ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई एक साइड से ये कह रहे हैं कि मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो एंटी मुस्लिम है, वो कि सच है, इसमें तो कोई शक नहीं, सच है। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी मोदी की चाल ही है, जाहिर बात है कि उसने ये दिखाने के लिए कि भाई वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उस बंदे ने क्या किया कि जो है वो सोफिया नामी जो है वो मुसलमान को ही ऑपरेशन सिंदूर का इंचार्ज बना दिया, और कहा कि उन्होंने ही नाम भी तजवीज किया ऑपरेशन सिंदूर, मुसलमान जो थी। तो अगर वो एंटी मुसलमान होते, ठीक है, तो फिर वो उनको क्यों बनाते। तो यहाँ पे बिलावल को जो है वो थोड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन जाहिर बात है अब पॉलिटिकल चालें तो समझना इतना आसान नहीं होता, तो खुद पॉलिटिशियन है, समझते हैं इन बातों को। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो एम्फसाइज किया जी पीस के ऊपर, यानी वॉशिंगटन पहुंच के भी सोवरेनिटी के ऊपर और काउंटर टेररिज्म के ऊपर। उन्होंने यहाँ पे फिर से जो है वो दुनिया को बताने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो इस टाइम पे हमारा पानी भी रोक के रखा हुआ है, हमसे कोऑपरेट भी नहीं करता, और हम चाहते हैं कि हम पीस के लिए एक साथ आगे बढ़ें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता हमारे साथ। इन्होंने यहाँ पे साथ में प्रपोजल भी दिया कि अगर ये जो एजेंसीज है हमारी आईएसआई और रॉ, अगर ये कोलैबोरेट करती हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, अगर उन्हें पता है, यानी इनका कहना है कि रॉ को पता होता है ना कि पाकिस्तान ने किया, पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने किया, फलां किया, तो भाई आप शेयरिंग करें। अगर आप शेयरिंग करेंगे तो हमें फायदा होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमसे लें आप, बजाय इसके कि इल्जाम लगाएं। तो ये एक अच्छी मूव है कि भाई आपको अगर पता है या पहले से ही पता होता है तो फिर आप बताते क्यों नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन दूसरा तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बताते हैं, लेकिन इस टाइम पे गो के जो इंटरनेशनल स्टेज है वो पाकिस्तान ने संभाला हुआ है, हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। गो के उनके लोग भी गए हुए हैं, लेकिन शायद वो उस तरह से अभी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, वो पहुंचेंगे वहां पे तो पता चलेगा कि वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन फिलहाल इंडिया के लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तो बिलावल साहब ने बताया कि भाई हम न्यूक्लियर आर्म रीजन है और साउथ एशिया एक सेंसिटिव रीजन है, तो हम ग्लोबल कम्युनिटी से ये चाहते हैं कि वो इंडिया को भी समझाए कि भाई पीसफुल रेजोल्यूशन ही जो है वो इंडिया के और पाकिस्तान के मफाद में, बजाय इसके कि आप जो है वो 2 करोड़ लोगों को, 200 करोड़ लोगों को जो है उसकी उनकी लाइफ रिस्क में डाल दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ में देखिए, अगर इसको सिर्फ एक पॉइंट से आप डिस्कस करें ना, सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा के तौर पे, तो ये एक दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को कि एक डेड इश्यू को दोबारा से जिंदा करने की, या आप ये कह लें एक डोरमेंट इश्यू को, एक एक जो मर चुका था आधा। अब कश्मीर का कॉज तकरीबन तकरीबन हमने देखा 2019 के बाद जो मोदी ने किया, वहां पे जो आर्टिकल वगैरह चेंज किया, तो ये तकरीबन कॉज खत्म हो चुका था अब कश्मीर का। लेकिन फिर से कश्मीर के ऊपर वॉर होना और इंटरनेशनली से हाईलाइट करना, और पाकिस्तान का या इंडिया का पूरी दुनिया के अंदर घूमना, देखिए वो जितनी बात करेंगे कश्मीर की इतना ही वो एक्सपोज भी होंगे। कि भाई हर कोई क्वेश्चन तो करेगा कि बताओ कश्मीर का स्टेटस क्या है, तो वो क्या बताएंगे कश्मीर का स्टेटस, कि भाई अवाम को हमने जबरदस्ती 7 लाख की फौज रख के रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो एक तरह से वो उनका भी जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान की फेवर में जा रहा है कि दुनिया को और ज्यादा आइडिया होगा कि कश्मीर क्या है, वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान हाईलाइट करता है इसको, तो ये कश्मीर कॉज के लिए बेहतर है। वो कि यूज तो पॉलिटिक्स के लिए ही होगा, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे जो है वो एक्स के ऊपर भी शेयर हुआ है कि भाई चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उन्होंने जो है वाशिंगटन पहुंचे और वहां पे आला सतह वफ़द से मुलाकात की है। तो देखिए बेसिकली अब ये कहना कि भाई क्या बिलावल इसके लिए ठीक थे या नहीं थे, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि भाई चीजें जो है वो पाकिस्तान के फेवर में कहीं ना कहीं जा रही हो। क्यों? इसलिए क्योंकि इनको डिस्कस किया जा रहा है, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज क्या है जी, चाइना के ऊपर इल्जाम लगा है कि 2 चाइनीज रिसर्चर्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो क्या किया जी, उनको एक्यूज किया जा रहा है स्मगलिंग के जुर्म में कि उन्होंने पोटेंशियल जो है वो एग्रो टेररिज्म जो है वेपन को यूज करने की कोशिश की है, या एग्रो टेररिज्म उन्होंने करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो ये बेसिकली एक जो है वो कॉर्न है, ठीक है, तो गंदुम है, तो गंदुम के अंदर एक जो है वो क्या लगा हुआ है, एक कीड़ा लगा हुआ है, एक बीमारी लगी हुई है। तो ये जो कीड़ा या बीमारी है जो गंदम को तबाह करने के लिए है, बेसिकली वो पकड़ी गई है इनसे।
ये जो चाइनीज कपल है या जो दो लोग हैं, कपल है, एक लड़का एक लड़की है बेसिकली, तो ये यूएन की यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च कर रहे थे वहां की लैब के अंदर। तो ये कुछ इनसे पकड़ा गया कि भाई ये चाह रहे थे, इनके ऊपर इल्जाम ये है कि ये चाह रहे थे कि यहाँ पे इसको तैयार किया जाए, उसके बाद अमेरिका में इसको जो है वो उनकी एग्रो के ऊपर छोड़ दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है उनका जो जितना भी एग्रीकल्चर है वो सारा तबाह हो, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो चाइनीज रिसर्चर्स हैं इनको एक्यूज किया जा रहा है जिस स्मगलिंग के इल्जाम में कि बायो थ्रेड जो है फंगस लेके आए हैं यूएस के अंदर या वो बना रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये एफबीआई ने भी इसको क्लियर कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज जो है उन्होंने बताया कि दो चाइनीज जो हैं उन्होंने क्या किया जी, स्मगल किया है जी डेंजरस एग्रीकल्चर पैथोजन जो है बेसिकली, जो कि नेशनल बायो सिक्योरिटी के खिलाफ हैं। आज हर मुल्क में जाहिर बात है मुख्तलिफ तरह की वॉरफेयर्स हैं, कहीं पे लॉफेयर है, कहीं पे बायोफेयर है, जैसे कोरोना एक था, इसी तरह से मुख्तलिफ चीजें हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता, तो इनडायरेक्टली कहा जा रहा है जी बायो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था। ये जो फंगस है, ठीक है, ये इसका कुछ नाम है, तो ये जो फंगस है बेसिकली इसको इस्तेमाल किया गया, और ये इसका जो पर्पस है वो क्या है जी, ये क्रॉप्स के अंदर खास करके वीट या बार्ले वगैरह की टाइप का ये होता है, या उसके अंदर ये जो है पूरे का पूरा उसको तबाह कर देता है उसकी फसल को, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और एफबीआई ये क्लेम कर रहा है कि भाई दो लोग जो है, एक जेंग योंग लू हैं और वो अपनी जो है वो किसी चाइनीज गर्ल से ही यहाँ मिलने आए, तो उसके बदले में वो यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, जो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर, मिशिगन लैब के अंदर, और उन्होंने ये रिसर्च जो है एक तो छुपा के की, इसे बताया नहीं, ठीक है, यानी विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर उन्होंने ये सारे का सारा काम किया, और यूनिवर्सिटी फैकल्टी को भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो ये अनऑथोराइज्ड जो है वो रिसर्च थी जिसकी इजाजत नहीं थी, बगैर परमिट के। जाहिर बात है इस तरह की सेंसिटिव चीजों की इजाजत तो लेनी पड़ती है। तो अब वो ये चाह कह रहे थे कि भाई ये यहाँ पे रिसर्च करके या रिसर्च के नाम के ऊपर ये बना के, तो ये पूरे के पूरे अमेरिका को या उसके जो फसलें हैं उसको तबाह करना चाहते थे, इनका पर्पस ये था, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और उनका ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट से है, अब गवर्नमेंट से है या नहीं ये तो साबित वो वैसे ही कर देंगे फिर। तो सीरियस जो है वो लीगल चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं और नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर लगाए गए हैं कि भाई हमारी कौमी सलामती को जो है वो खतरे में आपने डाला। ज़ाहिर बात है कौमी सलामती आज जो है फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, तो कह रहे भाई आपने कॉन्स्पिरेसी की, साजिश की, स्मगलिंग की, ठीक है जी, फॉल्स स्टेटमेंट आपने बताई हैं, और आपके वीजे का फ्रॉड है। तो ये सारे चार्जेस उनके ऊपर डाल दिए हैं, और अब इनके ऊपर जो है वो ज़ाहिर बात है पूरे का पूरा एक सिस्टम बैठेगा और देखेगा कि क्या था कि भाई ये जो प्लांट्स आप लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं, इनको किसकी इजाज़त से लेके आए हैं, ये जो आप फंगस लेके आए हैं इसको क्या करना चाह रहे थे। तो इस तरह के एक्यूजेशंस अब इनके ऊपर जो है लगाए जा रहे हैं। तो एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इसको बहुत लंबे से ट्वीट के अंदर जो है कवर करने की कोशिश की और बताया है कि भाई फुसोरेनियम जो है, ग्रेमेनियम नाम का कोई फंगस है, इसको जो है स्मगल करने की कोशिश की है, और ये बायो जो है वो वॉरफेयर के अंदर बेसिकली आ रहा है। तो ये इसके ऊपर इल्जाम लगा है। इसका मतलब ये है कि चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं जी, और बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिप्टो की। तो स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं, जो क्रिप्टो के हैं बिलाल साकिब, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ऑफिशियल जो है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने बातचीत की है कि हम डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो है वो अपनी कॉपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, 4 जून को। तो पाकिस्तान एंड यूएस डिस्कसेस डिजिटल एसेट्स कोलैबोरेशन एट व्हाइट हाउस, कि व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो बातचीत हुई है पाकिस्तान की और जो है उनके जो डिजिटल एसेट वगैरह मैनेज करते हैं उनके बीच में, ठीक है। तो एक साइड पे जो है बिलाल साकिब थे और दूसरी साइड पे उनके जो है रॉबर्ट बोहिंस थे। इनके बीच में जो है बातचीत हुई है क्रिप्टो को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो बिलाल बिन साकिब वहां पे मौजूद हैं, वहां पे बिटकॉइन का इवेंट होने जा रहा है। तो उस बिटकॉइन के इवेंट में ये पाकिस्तान का जो बिटकॉइन वगैरह या इवेंट जो है उसको भी क्रिप्टो रिजर्व को लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिससे जो है वो एक मैसेज जाएगा कि भाई हम ओपन हैं क्रिप्टो के लिए, अगर आप यहाँ पे आके जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए, तो हम उसके लिए ओपन है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ट्रम्प साहब के, काउंसिल ऑन डिजिटल एसेट्स, उनके साथ ये सारी मुलाकात हुई है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई हम बिटकॉइन को इंटीग्रेट करेंगे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम करेंगे, यानी दोनों मुल्कों ने इस बात के ऊपर जो है बातचीत की कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं और इनोवेशन कैसे लेके आ सकते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के अंदर। और पाकिस्तान और यूएस जो है वो कॉपरेट करेंगे डिजिटल फाइनेंस के अंदर, ये कहा गया है, ठीक है। और साथ में एफएटीएफ का जो मामला है उसको भी देखा जाएगा कि किस तरह से जो है उसको भी एतमाद में लिया जाए। जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है ग्रे लिस्ट में जाने के फिर खतरात हर टाइम पे रहते हैं कि भाई इसको तो वैसे भी ट्रेस नहीं किया जा सकता कर सकता क्रिप्टो को, तो फिर किस तरह से इसको डिजिटलाइज करेंगे और किस तरह से इसको आगे लेके जाएंगे कि ये नुकसान ना हो, पाकिस्तान के लिए फायदा हो और किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को भी इससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। गो कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं तनकीद भी बहुत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसके पास कोई माशी प्लान नहीं है,
ठीक है। तो माशी प्लान ना होने की वजह से अब उनके पास एक ही है कि भाई जैसे हर बंदे को ख्वाब दिखाए जाते हैं क्रिप्टो के अंदर के बड़े डॉलर कमाओ, दिन में आप लखपति हो जाओ, ऐसा हो जाओ, तो जब पूरी स्टेट इसके पीछे इन्वॉल्व हो जाएगी तो या तो डूबेगी तो या फिर जो है वो निकल जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई माशी प्लान नहीं है इनके पास, गवर्नमेंट के पास, इसलिए अब वो जो है जा रही है आगे। लेकिन चाहे कुछ भी है, हकीकत यही है कि क्रिप्टो एक आने वाले वक्त की एक रियलिटी है, तो इसको एक्सेप्ट करना बेहतर है और कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसको जो है वो इस्तेमाल करना बेहतर है। पाकिस्तान पोजीशंस इटसेल्फ एज अ क्रिप्टो लीडर इन द ग्लोबल साउथ, और वहां पे बिलाल बिल साकिब साहब ने ये भी बताया कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो एम्बिशन है, जो मकसद है, वो है हम ग्लोबल साउथ को, ठीक है, अफ्रीका या नॉर्थ की कंट्रीज या चाइनीज जो चाइना साउथ चाइना कंट्रीज हैं उनके हम पूरे के पूरे लीडर बन जाए, ठीक है। और हम उसके लिए चाह रहे हैं कि भाई हम लीड करें, तो हमारे यहाँ इनोवेशन हो, डिजिटलाइजेशन हो, तो आप सारे हमारे यहाँ आए। तो यहाँ पे बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस होगी लास वेगस के अंदर, अमेरिका के अंदर, और वहां पे जो है इन्होंने कहा है कि भाई हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्स्ट्रा मेगावाट जो बिजली है 200 मेगावाट की, वो हम किसके ऊपर लगाएंगे जी, बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर लगाएंगे और एआई पावर्ड डाटा जोन्स के ऊपर लगाएंगे, जिसमें हम गवर्नेंस को, फाइनेंस को, लैंड मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे और अपने यूथ को जो है वो एक डायरेक्शन देंगे। तो ये बातें उन्होंने की हैं वहां पे, और अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है और क्या पाकिस्तान क्रिप्टो से कुछ हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता, या ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, एक्सपोर्ट्स टू यूरोप स्वेल्स टू 7.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोप की हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो पाकिस्तान की जो यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ हुआ है जी 8.62% का, यानी तकरीबन जो है वो आप ये कह लें 8.5% का इंक्रीज़ हुआ हमारा। और ये कितने माह में हुआ जी, 10 माह में, जो फिजिकल ईयर हमारा चल रहा है ना उसके, ये 10 माह में कहा जा रहा है इंक्रीज हुआ है। और हमारा इस टाइम पे 7.753 बिलियन जो है वो पहुंच चुका है ये फिजिकल ईयर एक्सपोर्ट्स का। जो लास्ट ईयर अगर हम देखें तो वो 6.954 बिलियन डॉलर्स था। इसका मतलब पिछले साल अगर तकरीबन 6 था तो इस टाइम पे 7.5 पे पहुंच चुका है, तो ये इजाफा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिमांड है, हमारी जो गुड्स हैं, जो भी गुड्स हैं बेसिकली, तो ये ज्यादा गारमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बढ़ती जा रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एज है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा उस मार्केट को कैप्चर करे और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास जीएसपी प्लस का स्टेटस है उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये कहा जा रहा है जी कि ये जो है ज्यादातर जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जो है ये बड़े बायर्स हैं पाकिस्तान की गुड्स के खास करके, और ये वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं बेसिकली, और ये जो है बड़े कंट्रीज और ये बायर्स हैं। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 10.04% जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ी हैं। इसके साथ साथ अगर 3.791 बिलियन देखें तो ये हमें रेवेन्यू मिला सिर्फ इन कंट्रीज से, तो तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू सिर्फ इन 3 कंट्रीज से हमारी जो है वो गारमेंट ने हासिल किया है, हमारी एक्सपोर्ट ने हासिल किया, तो ये पॉजिटिव है। इसी तरह से नॉर्थन यूरोप की बात करें तो वहां पे भी इंक्रीज देखने को मिला 17.39%, यहाँ सबसे ज्यादा जो है नॉर्थन यूरोप के अंदर देखने को मिला। साउथर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट रहा और 3.62 बिलियन जो है वो 62% इंक्रीज जो है देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा जो है वो नॉर्थर्न यूरोप को में देखने को मिला है और वहां पे जो है हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ। रीजनल एक्सपोर्ट्स जो है अगर उसकी हम बात करें तो इससे हमें देखिए फायदा क्या होगा। जैसे स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, इनमें को बहुत ज्यादा हमने देखा कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो हमें हमारे पास अभी मार्केट है कि हम यहाँ पे इन ममालिक से फायदा हासिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रीस में पिछले साल की बनिस्बत हमारा जो है वो डिमांड थोड़ी सी बड़ी है और 12.81% जो है पिछले साल की बनिस्बत ग्रीस में इस साल हमारी डिमांड बढ़ी है। तो वहां की मंडियों में अगर हम अच्छा सामान सप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी डिमांड जो है वो मजीद बढ़ेगी, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर 14% जो है वो हमारी डिमांड बढ़ी है, ये भी हमारे लिए अच्छा है। तो ये जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान को यूरोप ने दिया हुआ है, इसका फायदा इसी तरह से है कि देखिए हम बहुत सारे जो है ट्रेड बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। समझ गया ना, जीएसपी प्लस के स्टेटस का पर्पस ये होता है कि आपको ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगते और ये जो टैरिफ वगैरह इससे आप बचे रहते हैं। तो ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है यूरोप के अंदर, ठीक है। और ज्यादा चीजें क्या जा रही है जी, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं और क्लॉथिंग जो है ये पाकिस्तान की जा रही है वहां पे। नेक्स्ट बात करते हैं जी कि जो रशिया है और जो पाकिस्तान है इन्होंने भी डिस्कस किया है जी क्लोजर टाइज का और रीजनल स्टेबिलिटी को लेके जो है। आपको पता है जो तारिक फातमी साहब हैं वो इस टाइम पे रशिया में मौजूद हैं, तो इनका यहाँ पे जो रशियन एम्बेसी है उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि भाई सैयद तारिक फातमी जो है स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम जो है उन्होंने सरोगेई लेवॉक से जो है मुलाकात की है रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, और उनसे जो है वो बातचीत की है और बताया है कि भाई हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपने इस बात को समझना है कि हमारे 2 डेलीगेशंस गए हुए हैं और दोनों इस टाइम पे कहीं ना कहीं सुर्खियों के अंदर मौजूद हैं, यानी हेडलाइंस में इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की मौजूद हैं। एक साइड पे चाहे वो बिलावल का है, ठीक है,
और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं जी तारिक फातमी साहब हैं और ये जो है ये रशियन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, तो ये उस उनसे भी ज्यादा जो है, बिलावल से भी ज्यादा अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो रशिया हमने क्यों टारगेट किया, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है इस रीजन के अंदर, क्योंकि देखिए चाइना है और रशिया है, कल भी आपको बताया था। तो चाइना तो हमारे साथ ही है एक्चुअली में, अगर हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है किसी बड़े मुल्क की, तो वो रशिया की जरूरत है। और क्योंकि वैसे भी रशिया की जो टाइज हैं वो इंडिया के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग रही है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट था। तो हमने उन्हें दोबारा से उनका शुक्रिया भी अदा किया, जैसे वो हमारे स्टील मिल के अंदर एससीओ के थ्रू जो है वो $2.6 बिलियन यहाँ पे उसकी रिवाइवल के लिए लगा रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट भी है कि भाई वो किसी तरह से आगे बढ़े और पाकिस्तान के सीपैक के थ्रू फायदा हासिल करें। लेकिन इस टाइम पे आपको पता है कि जो भी रशिया जाता है उसको मना कर दिया जाता है। जैसे इमरान खान साहब गए तो उसके बाद रिजीम चेंज का हमने कहा कि भाई हो गया, अमेरिका को पसंद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो फोकस रहा वो रीजनल स्टेबिलिटी और डायलॉग के ऊपर रहा कि भाई जो रशिया है उसने फिलहाल तो अपने आप को न्यूट्रल रखा है, ठीक है। और ये जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसके ऊपर हमने बताया कि भाई किसकी गलती थी, क्या था, सब कुछ, यानी अपनी साइड से केस को प्रेजेंट किया, ठीक है। तो रशिया ने फिलहाल न्यूट्रल स्टैंस को बरकरार रखा है और उसने वायलेंस को कंडेम किया है, सिर्फ वायलेंस को कि भाई इधर से हो उधर से हो, उसको कंडेम किया, और डायरेक्टली किसी को भी, ना पाकिस्तान को ना इंडिया को सपोर्ट किया, बल्कि ये कहा कि भाई हम जो है वो दहशतगर्दी कहीं पे भी है तो हम उसके खिलाफ और हम अमन के साथ है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और रशिया इन रिसेंट ईयर्स में, हम ये देख रहे हैं 2014 के बाद से, जनरल राहील शरीफ के जमाने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारी जो इनके साथ मिलिट्री कॉपरेशन है वो बड़ी है। क्योंकि 2010 की दहाई के बाद आपको याद होगा कि हमारे ऊपर डबल गेम के इल्जामात लगना शुरू हो गए थे कि हम डबल गेम कर रहे हैं। तो उसके बदले में फिर हमारी मिलिट्री जो है, क्योंकि वो पहले अमेरिका से चीजें ले रही थी, तो फिर हमने क्या किया जी, हमने मूव किया रशिया की तरफ, वहां से हेलीकॉप्टर वगैरह और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए और साथ में जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह की। तो वो जो पहले एक काफी ज्यादा दूरी थी रशिया को लेके, क्योंकि हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं कोल्ड वॉर के अंदर, सोवियत यूनियन के टाइम पे, तो इसलिए वो दूरी खत्म हुई और आहिस्ता आहिस्ता 2014 से लेके 2022 तक आप ये कह लें कि हमारे जो है इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। फिर बीच में 1-2 साल आपको पता है क्या हालात बने रहे पाकिस्तान में कि भाई गवर्नमेंट चेंज हुई है वो, तो उसको लेके, लेकिन फिर भी रशिया का जो ज्यादा झुकाव है वो इंडिया की तरफ ही है। इसकी हम रिसेंट एग्जांपल ये ले रहे हैं कि मॉस्को जो है, यानी जो रशिया है, इनके जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हम रिवाइवल ऑफ ट्राइका करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है, ठीक है। अगर हो जाता है तो जाहिर बात है पाकिस्तान इसको अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करेगा, ये काफी मुश्किल है। क्योंकि देखिए अब ये हालात किस तरह के बन रहे हैं, रशिया ये कह रहा है कि रशिया, इंडिया एंड चाइना, ट्राइका हम इसको दोबारा से लेके आते हैं, अ ब्लॉक दैट कुड चैलेंज द वेस्ट। रशिया की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि हम तीनों मुल्क जो है वो ऐसा करते हैं कि अपना एक ट्राइका बनाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इस रीजन के अंदर, और न सिर्फ इस रीजन के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर इनकी एक पावर मौजूद है, बड़े कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं। तो अगर हम एक ट्राइका बना लेते हैं और ये ट्राइका जो है वेस्ट को चैलेंज कर सकता है, समझ गए हैं कि रशिया जो है और इंडिया जो है ये माजी में आपस में बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो चूज किया अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा बनना, कैपिटलिस्ट ब्लॉक का, जबकि इंडिया कहता तो ये रहा कि वो किसी साइड पे नहीं है, ना रशिया की साइड पे, यानी ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर है, नेहरू साहब ये कहते रहे, लेकिन असल में जो उनकी दोस्ती थी वो रशिया की साइड पे थी। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास 1965 की वॉर, 1971 की वॉर में रशिया या सोवियत यूनियन की जो हेल्प है इंडिया के लिए, वो इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया जो है वो उनसे ऑयल भी खरीदता रहा, अभी तक खरीद रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ असला जो है वो बहुत ज्यादा रशिया से इंडिया खरीदता रहा। तो इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन जब से यहाँ पे बीच में चाइना का सीन आया ना, फिर से खराबी हो गई है। क्योंकि अब इंडिया जो है वो यूएस ब्लॉक में जा रहा है, हम ये देख रहे हैं, या वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहा है। दूसरा, इंडिया का जो डायस्पोरा है, बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस उन मुमालिक में बैठे हुए हैं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो। तो जहां पे डायस्पोरा ज्यादा है वहीं पे आपके जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं, वहीं पे आपकी इमेज बिल्डिंग भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए अब इंडिया जो है वो यूएस के ब्लॉक में जा बैठा है, और यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया को से बिल्ड कर रहा है पिछले कई सालों से। लेकिन अब यहाँ पे फिर से प्रपोजल आया है, तो अब क्या इंडिया इस प्रपोजल को मानेगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। उसका जो रीजन है वो क्या है, रशिया खुद इस टाइम पे बहुत मुश्किल में है। ये जो वॉर है, इस वॉर ने रशिया को आइसोलेट किया हुआ है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया को ये अलाउ नहीं करने लगा कि आप जो है वो रशिया के साथ और चाइना के साथ जाएं, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के दुश्मन है, समझ रहे हैं। तो जब चाइना और रशिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं और इस टाइम पे दोस्ती इंडिया के साथ चल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर कर लेता है तो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना का दोस्त है और रशिया के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है। तो फिर पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में ये एक रियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है,
ठीक है, यानी एक हकीकत पसंद अप्रोच हो सकती है कि जिसके तहत जो है ये सारे का सारा ब्लॉक जो है चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो और पाकिस्तान हो, एक ब्लॉक की शक्ल में सामने आए और वेस्ट को चैलेंज करें। लेकिन हम आइडली अगर हम समझ रहे हैं आइडियोलॉजिकली, तो जाहिर बात है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का आपस में जुड़ना बहुत मुश्किल है, और खासकर ये जो हालात बने हुए हैं इसलिए ये प्रपोजल शायद एक्सेप्ट ना हो सके। तो पाकिस्तान के लिए एक स्पेस है कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाए और इंडिया को रिप्लेस करे रशिया के अंदर, और पाकिस्तान बैलेंस करे, ठीक है, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, और दूसरी साइड से अमेरिका के साथ भी। देखते हैं क्या बनता है आगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो इलॉन मस्क साहब हैं उन्होंने जो है वो यूएस की गवर्नमेंट छोड़ दी है, और यहाँ पे इनकी पिक्चर देखिए, ये आप इनकी आंख देखें जरा, जो इनकी आंख के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, और ये कहा जा रहा है, रूमर्स ये हैं कि भाई इनको व्हाइट हाउस के अंदर इनके आखिरी दिन किसी ने जो है वो को मुक्का शुक्का मारा है, जिस वजह से इनकी आंख के ऊपर ये निशान है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे मेरे बच्चे ने मुक्का मारा तो इस वजह से निशान पड़ गया। तो कहा जाता है भाई बच्चे तो इतने बदतमीज नहीं होते, लेकिन खैर जो भी हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ, और ये एक वायरल आई जो है उनकी चल रही है कि पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। तो जो मस्क साहब हैं उन्होंने ट्रंप को अलविदा कह दिया। अब आपको यहाँ पे दो बातें समझने को मिलेंगी। पहली बात तो ये कि वो जो दावे किए गए थे ट्रंप साहब की तरफ से या उनकी तरफ से कि भाई हम जो है वो मेगा करेंगे और अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे, और $30 मिलियन भी इलॉन मस्क साहब ने उस कैंपेन में लगा दिए, ठीक है, यानी ट्रंप की कैंपेन के अंदर लगा दिए। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि 6 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो फारिग भी हो गए। लेकिन जो ये टारगेट लेके आए थे कि भाई हम 1 ट्रिलियन के करीब जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो खत्म करेंगे, अपनी जो डॉग जो ये जो बनाई गई थी इन्होंने पूरी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी की, तो उसके थ्रू उन्होंने कहा था कि हम लेके आएंगे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है, जो डॉग है, इसके थ्रू जो डॉज है, इसके थ्रू उन्होंने कहा था हम कम करेंगे। गो कि उन्होंने एक्सपेंडिचर्स कम किए, कितने? सिर्फ 12%। ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके, लेकिन अल्टीमेटली अब इतने टाइम में इतना ही हो सकता था। 12% जो है इन्होंने डिक्रीज किए फेडरल एक्सपेंडिचर्स को, और बहुत सारे एम्प्लॉयज को घर भेजा, बहुत सारों की लान तान भी ली, उनकी पक्की जॉब्स जो है इन्होंने छुड़वाई। लेकिन इनका पर्पस ये था कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी लेके आना, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नए लेवल के ऊपर लेके जाना और टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना, बजाय इसके कि लोग वो काम करें। इनका ये पर्पस था। तो शायद इन्हें करने नहीं दिया गया, और इनको जाहिर बात है ऐसे लोगों को इतना आसान तो नहीं होता सिस्टम को आप बदलें। और दूसरा, ट्रंप साहब भी जो वादे करके आए थे वो भी मुकर रहे थे, तो फिर इन्होंने जो है वो अभी जो रिसेंट बिल एक जो है वो ट्रंप साहब ने पास किया $3 मिलियन का, ठीक है, इन्होंने ये बात कही है कि भाई जो $3 मिलियन का बिल है ये नेशनल डेफिसिट है, ये हमारा कौमी नुकसान है, और अगले 10 साल में ये हमारे सिटीजन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बनाएगा, इसलिए मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। गो कि इन्होंने ये गवर्नमेंट छोड़ने के बाद ये बात कही है। गवर्नमेंट में जब तक रहे हैं इन्होंने यही कहा कि भाई चाइना के साथ जो है थोड़ा सा हाथ को हल्का रखा जाए, ये वो, क्योंकि बिजनेसमैन है और टेस्ला की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाइना में होती है, तो इनका चाइना की तरफ और तरह का रुझान है, ट्रंप का और तरह का है। तो ट्रंप एक पॉलिटिशियन है, ये शख्स एक लीडर है, तो शायद इनकी जो है वो बन नहीं सकी। पॉलिटिशियंस को बहुत कुछ करना पड़ता है, या आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं तो फिर आपको वो मॉरल वैल्यूज जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं शायद उनको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब इससे ये अंदाजा ये हो रहा है कि भाई ट्रंप साहब और उनके रास्ते जुदा हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने जिस बिल को कहा कि वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसने जो है फेडरल एक्सपेंडिचर्स में इजाफा किया, उसे कहा गया ये बहुत खूबसूरत है, इसने उसी को कहा कि भाई ये वर्स है, तो एक दूसरे से दूर हो गए। और ये भी कहा जा रहा है, इनके ऊपर सीएनएन ने इल्जाम लगाया है कि भाई ये जो है वो आइस वगैरह या कोई जो है वो नशा करते हैं। तो इसके बाद उन्होंने सीएनएन को भी काफी जो है वो बुरा भला कहा कि भाई किसने कहा मैं नशा करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह की बातें की हैं। तो अब देखते हैं क्या जो है सामने है। लेकिन फिलहाल दो बड़े बड़े बिजनेस बिलीनियर्स जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। वो कि अभी खुल के खड़े नहीं हुए, फ्यूचर में जाहिर बात है ज्यादा होंगे। और ये जो इलॉन मस्क साहब हैं इन्होंने अपने ट्विटर के डिप्टी को भी चेंज कर दिया, और साथ में जो है ये उन्होंने कुछ जो है वो बातें भी की हैं ये इसी बिल को ही लेके। और लास्ट में हम बात करते हैं जी, ईरान जो है उसके खमीनी साहब क्या कह रहे हैं कि यूएस जो है हम उसके साथ जो उसने जो न्यूक्लियर प्रपोजल्स दिए हैं उसको बिल्कुल नहीं मानते, और हम जो है वो अपनी एनरिचमेंट जो है वो जारी रखेंगे, ठीक है। तो खमीनी साहब थोड़ा कम ही सामने आते हैं, आपको पता है, और ये जब सामने आते हैं तो फिर इस तरह की कोई बात करते हैं, और जब पब्लिक का क्रिटिसिज्म ज्यादा हो जाता है तो फिर उस टाइम पे सामने आते हैं, वरना सदर साहब भी चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। अब जो खमीनी है इन्होंने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया यूएन का न्यूक्लियर प्रपोजल, ठीक है, और ये कहा कि हम यूरेनियम की एनरिचमेंट जारी रखेंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है अगर आप इसको समझें, क्योंकि देखिए पिछले 6-7 हफ्तों से एक ही बात हो रही थी, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये तीन वाले किन के ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही थी। और हमने बहुत ज्यादा बात की कि रोज नई डेवलपमेंट्स हो रही थी, और 5th राउंड जो है वो आपको पता है रोम के अंदर हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भाई टॉक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि अमेरिका तो डील करना चाहता है इस कंडीशन के ऊपर कि ठीक है भाई आप थोड़ी बहुत एनरिचमेंट रखें,
लेकिन इजराइल इसके ऊपर एग्री बिल्कुल नहीं है कि वो चाहता है जीरो एनरिचमेंट हो। इसको लेके जो है अभी तक अमेरिका और इजराइल एक पेज पे नहीं आ सके, इसी वजह से जो है वो बार बार कभी ये कह रहे थे कि भाई जो है वो इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर देगा, सब कर देगा। तो इसको लेके जो है फिर यहाँ से भी जो है वो दो तरह की राय हमें देखने को मिल रही थी ईरान के अंदर से भी। तो अब जो है इन्होंने बिल्कुल ही ना कर दी है कि भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इन्होंने ये कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफर्स को रिजेक्ट करते हैं, और ये जो न्यूक्लियर प्रपोजल है, ठीक है, वो कहते हैं भाई हम इसको नहीं मानते। वो जो कह रहे हैं कि आप क्या करें, आप या तो रोक दें या लिमिट कर दें, यानी कहा गया ना 3 साल के लिए आप रोक दें, तो कहते हैं ना हम 3 साल के लिए इसे रोकेंगे और ना ही अपने यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसको कम करेंगे। अभी 60% पे इनकी इनरिचमेंट है, गो के ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते लेकिन कुछ ना कुछ बना सकते जरूर है, ठीक है, जो कि इजराइल को किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जीरो से ऊपर इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हम तो करेंगे अगर हम आपकी बात मान लें। ये क्या कहते हैं जरा इसको समझिएगा। कहते हैं भाई कि हम तो एक तो इंडिपेंडेंट हैं, हम क्यों यूएस की डिमांड्स को माने, ये हमारी सेल्फ रिलायंस के खिलाफ है, हमारे आइडिया के खिलाफ है जो हमने 1979 के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन लाया। समझ गया ना कि हम तो इस्लामिक रेवोल्यूशन इस्लाम के नाम के ऊपर और एंटी वेस्ट लेके आए थे, मगरिब के खिलाफ लेके आए थे ना, कि आज तक अमेरिका के ताल्लुकात इनके साथ जो है बेहतर नहीं हो सके वापस, जो पूरा वाकया हुआ। तो अब ये जो 1979 का रेवोल्यूशन है ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, तो इस्लामिक रेवोल्यूशन अमेरिका के अगेंस्ट आया, तो अब ये अमेरिका के ही आगे जो है वो घुटने टेक दें, तो ये पब्लिक का बहुत बड़ा प्रेशर और उनके लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये इनको कबूल नहीं है। समझ गए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान इस तरह से झुक जाए, ये मान रहे हैं। ये कहते हैं ईरान जो है वो कोई भी ऐसी डील जो है नहीं मानेगा वाशिंगटन की, और किसी और पावर के आगे नहीं झुकेगा, ये आपको बता दें, ठीक है। ये कहते हैं हम ईरान की सुवरेनिटी को बरकरार रखेंगे, आपकी बातें नहीं मानेंगे, और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए हम इसको जारी रखेंगे, और हम वेस्टर्न प्रेशर के आगे भी जो है वो नहीं झुकेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। यानी इन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया। अब ये इनका जो है वो देखें, एक क्या है जी, मिसाइल है खैबर शिकन जो है, तो बेसिकली इनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, और हजरत अली को जाहिर बात है शिया बहुत ज्यादा मानते हैं, करबला को मानते हैं, तो बेसिकली करबला है या शिया है, तो इनके रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है शियाइज्म के अंदर। समझ गए हैं। मुसलमान तो वैसे ही मुसलमान है, लेकिन शियाइज्म जिस चीज के ऊपर खड़ा है ना, वो क्या बताते हैं कि भाई तकलीफें बर्दाश्त करके इमाम हुसैन झुके नहीं, तो हम कैसे झुक सकते हैं दुश्मन के आगे। और हजरत अली जो है वो खैबर शिकन थे, तो इतनी ताकत थी, तो हम आज उनके फॉलोवर होके कैसे जो है वो अमेरिका के आगे उसकी गुलामी कबूल कर ले, या इसराइल को जो है जिसको हमने हमेशा से अपना दुश्मन समझा, उसके आगे अब जो वो डिमांड्स कर रहे हैं हम उसकी मान लें, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ, हमारे आइडियाज के खिलाफ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने दो टोक जवाब दे दिया। अब इसका बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जाहिर बात है इससे अब खतरा क्या पैदा हुआ है, अब इससे टेंशंस बढ़ेंगी मिडिल ईस्ट के अंदर, और इस्लामिक कंट्रीज को भी, खास करके जो है सऊदी अरब को भी इससे काफी तकलीफ हुई होगी कि यार अब ये क्या जो है ना, अब फिर से इस रीजन के अंदर, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर चुका है। अब आप ये सोचें कि सऊदी अरब को क्यों मसला होगा। सऊदी अरब ने दोस्ती की अमेरिका से और इतनी बड़ी बड़ी डील्स की, ऐसा ही, और 600 बिलियन डॉलर्स वहां पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, और 142 बिलियन डॉलर्स जो है उनसे हथियार खरीदने जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इसराइल जो है या अमेरिका जो है वो हमला कर देता है ईरान के ऊपर, तो जाहिर बात है कि नेगेटिव मुस्लिम सेंटीमेंट्स जाएंगे सऊदी अरब की तरफ कि भाई आप देखो ये आपके मुसलमान वाले का क्या हाल कर रहा है, जायज बात पे रहते हुए आप इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हो, तो एक पब्लिक प्रेशर इंक्रीज होगा, मिडिल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसलिए ये मुस्लिम मालिक भी जो परेशान है और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। और जो स्टीव विटकॉफ साहब हैं वो पहले से ही कह चुके हैं कि भाई हमारी रेड लाइन जो है वो क्या है, कि आप अगर इसी को जारी रखेंगे यूरेनियम को, तो ये हमारी रेड लाइन है। तो फिलहाल तो मिडिल ईस्ट के हालात जो है खराब होने जा रहे हैं अगर इन्होंने अब इसको और मारा, क्योंकि अब यहाँ पे खतरा बढ़ गया कि इसराइल जो है स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर। वो बार बार कह चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, खुफिया रिपोर्ट्स आ चुके हैं, चाहे वो डराने के लिए थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जो 3 बड़ी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, इनके ऊपर किसी भी टाइम पे जो है वो हमला किया जा सकता है। जबकि ईरान भी दूसरी साइड से कह रहा है हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अगर इस तरह की कोई गलती इसराइल ने की तो उसको हम जवाब देंगे, और जाहिर बात है जवाब देंगे तो उससे फिर एक रीजनल जो है वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वॉर हम देखेंगे। तो देखते हैं अब क्या बनता है।